हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक अध्ययन पूर्ण हो चुका है और अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी हमारा गद्य खंड कंप्लीट हो चुका है और पद्य खंड में हम नई धारा को पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रकरण 1 और प्रकरण 2 पूरा हो चुका है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नई काव्यधारा के प्रकरण 3 के अंतर्गत द्वितीय उत्थान को। प्रकरण 2 में हमने प्रथम उत्थान को पढ़ा और प्रकरण 3 में अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय उत्थान के अंतर्गत आने वाली काव्य रचनाएं और कवि। इसके सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स आदि बना सकते हैं। शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किसी भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे। प्रकरण 3 काव्यखंड संवत 1950 से 1975। अब सामान्य परिचय के अंतर्गत देखते हैं नई धारा को द्वितीय उत्थान में। द्वितीय उत्थान में कौन कौन से कवि हुए और उन्होंने किस प्रकार की काव्य रचनाएं की। पंडित श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी का उल्लेख खड़ी बोली की कविता के आरंभ के प्रसंग में प्रथम उत्थान के अंतर्गत हो चुका है। पंडित श्रीधर पाठक, इनके एकांतवासी योगी को हम प्रकरण 2 में प्रथम उत्थान के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। उसकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। उसकी सीधी सादी खड़ी बोली, इससे पता चलता है कि एकांतवासी योगी की जो बोली है वो सीधी सादी बोली है और जो बोली जनता के बीच प्रचलित थी उसी बोली का उन्होंने पाठक जी ने प्रयोग किया है। और इसकी लयबद्धता भी ध्यान देने योग्य है। और इसके साथ ही साथ इसमें जो सार्वभौम मार्मिकता झलकती है, मार्मिकता जो इसमें है, उसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप से सब देशों के और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती आ रही है। और ये भावना सार्वभौम भावना, इस मार्मिकता को सार्वभौम क्यों कहा है आचार्य शुक्ल ने? वह इसलिए कहा है कि किसी के प्रेम में योगी होना, निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है ये जो समान रूप से सब देशों और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुषों का जो मर्म होता है उसको स्पर्श करती है, क्योंकि भावनाएं स्त्री पुरुषों में सभी जगह एक जैसी ही होती हैं और इस उच्च कोटि का प्रेम भी सभी जगह एक ही जैसा होता है। तो ये सभी स्त्री पुरुषों के मर्म को, जो इस प्रेम को समझते हैं, उन सभी स्त्री पुरुषों के मर्म को स्पर्श करने वाली भावना है। इसीलिए इसको सार्वभौम मार्मिकता का रूप दिया है। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अपढ़ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो। पंडितों की बंधी हुई रूढ़ी से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का द्योतक है। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए इस प्रकार की इन्होंने कहानी चुनी जिसकी मार्मिकता अपढ़ स्त्रियों तक के जो गीत होते हैं उनकी जो मार्मिकता होती है उससे मेल खाती है। पंडितों की बंधी हुई रूढ़ से बाहर निकलकर जो अनुभूति का स्वतंत्र क्षेत्र होता है, रूढ़ियों से बाहर निकलकर जो स्वतंत्र क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में आने की जो प्रवृत्ति है उसकी द्योतक है। जो बंधी बंधाई रूढ़ियां थी उनसे बाहर निकलकर स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति इसमें झलकती है। भारतीय हृदय का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिए पुराने प्रचलित ग्राम गीतों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल पंडितों द्वारा प्रवर्तित काव्य परंपरा का अनुशीलन ही अलम नहीं। भारतीय हृदय का जो सामान्य स्वरूप है उसको पहचानने के लिए जो पुराने प्रचलित ग्राम गीत हैं, गाँव में जो गीत प्रचलित हैं, ग्रामीण महिलाओं के बीच में जो गीत गाए जाते रहे हैं, उनको भी पहचानने की आवश्यकता है। केवल जो पंडितों द्वारा प्रवर्तित काव्य परंपरा है उसका अनुशीलन करके हम भारत को नहीं समझ सकते, उसके
सामान्य स्वरूप को नहीं जान सकते। पंडितों की बंधी प्रणाली पर चलने वाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अपर जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। पंडितों की बंधी प्रणाली पर चलने वाली काव्यधारा तो चलती ही है, साथ साथ में अनपढ़ जनता जो होती है, अपर जनता, उसके बीच एक स्वच्छंद प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। वह भी साहित्य के अंतर्गत ही आता है। साहित्य को हम केवल जो बंधी बंधाई प्रणाली जो चल रही है काव्य रचना की, उसके द्वारा नहीं पहचान सकते, जो काव्य परंपरा चल रही है उससे नहीं पहचान सकते, अपितु जो ग्रामीणों में गीतों के रूप में जो काव्य प्रचलित है उसको भी शामिल करना चाहिए। इसमें भी ये भी एक अपने आप में स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा है गीतों की। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल में स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की भाषा का स्वरूप है, भाषा साहित्यिक भाषा पंडितों की जो है वो साहित्य में चलती रहती है, साथ ही साथ जो आम बोलचाल की भाषा है जिसको लोक भाषा आचार्य शुक्ल ने कहा है, उसकी भी स्वाभाविक धारा समानांतर रूप से चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोकसभा से दूर पड़ जाती है, जब पंडितों की जो काव्य भाषा है वो स्थिर हो जाती है और लोक भाषा निरंतर चलती रहती है और उसका स्वरूप बदलता रहता है, तो जब ये काव्य भाषा स्थिर हो जाती है तो ये लोक भाषा से दूर हो जाती है और जनता से बढ़ती हुई लोकसभा में लोक भाषा होना चाहिए, लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और जनता के हृदय पर फिर काव्य भाषा अपना प्रभाव नहीं डाल पाती, क्योंकि जनता के बीच में लोक भाषा प्रचलित होती है जिससे काव्य भाषा की दूरी बढ़ जाती है, जिससे काव्य भाषा अपना प्रभाव जनता पर नहीं डाल पाती है। तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। तब जो शिष्ट समुदाय है ये लोक भाषा को अपने काव्य में प्रयोग करता है, इसका सहारा लेता है, तब अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। लोक भाषा के बिना काव्य में नया जीवन नहीं आ सकता, क्योंकि जो साहित्य है, जो काव्य है, वो जन रुचि के मुताबिक ही होता है और अगर उसमें जन भाषा लोक भाषा का प्रयोग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो जनता से, लोगों से दूर हो जाएगा। जिस प्रकार आपने देखा कि जब साहित्य की भाषा अपभ्रंश थी, भ्रंश जो है कई वर्षों तक साहित्य की भाषा बनी रही और स्थिर रही, जबकि जो जन भाषा है, जो लोक भाषा है, वह उससे आगे बढ़ते बढ़ते उत्तरोत्तर सुधार की ओर अग्रसर रही और अवहट्ट से होते हुए हिंदी तक आ पहुंची। 1000 ईस्वी तक हिंदी तक आ पहुंची थी, परंतु उस समय तक भी जो परंपरागत रचनाएं हैं वो अपभ्रंश में ही हो रही थी। उसके बाद जो रचना करने वाले हैं उन्होंने जब ये जनता से साहित्य की इस दूरी को देखा तो उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग अपने साहित्य में करना प्रारंभ किया। इसी प्रकार ब्रज भाषा भी भक्ति काल से लेकर रीतिकाल को पार करते हुए आधुनिक काल के प्रारंभ तक कवि ब्रज भाषा में ही रचना करते रहे, परंतु जब आधुनिक काल में गद्य ने जो लोक भाषा थी, जो जन प्रचलित भाषा थी, खड़ी बोली, उसको अपना लिया, तो पद के लिए भी खड़ी बोली को अपनाने के लिए संघर्ष जारी रहा और अंततः पद में भी खड़ी बोली का उपयोग होने लगा। तो इसी प्रकार साहित्य की भाषा जिसमें साहित्य रचना होने लगती है काफ़ी हद तक धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और जो लोक भाषा है वो उत्तरोत्तर परिवर्तन की ओर अग्रसर रहती है। तो जिस कवि के साहित्य में हमें लोक भाषा का प्रयोग मिलता है, जब जनता को अपनी भाषा में, अपनी जो प्रचलित भाषा है उसमें साहित्य, उसमें काव्य प्राप्त होता है, तो वो उनकी समझ में भी अधिक आता है और उसमें वो रुचि भी लेते हैं। उसी का वर्णन यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने किया है। प्राकृत के पुराने रूपों से लदी अपभ्रंश
जब लद्दड़ होने लगी तब शिष्ट काव्य प्रचलित देशी भाषाओं से शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। जब प्राकृत में रचना होती थी, लदी अपभ्रंश। प्राकृत का प्रभाव प्राकृत के आगे की भाषा है अपभ्रंश, और जब प्राकृत का प्रभाव इस अपभ्रंश पर रहा और ये प्राकृत के बोझ से लदी हुई भाषा में काफी दिनों तक रचना होती रही, परंतु जब ये लद्दड़ पड़ने लगी अर्थात लोगों की समझ से परे हो गई, तब शिष्ट काव्य प्रचलित देशी भाषाओं से शक्ति प्राप्त करके ही तब प्रचलित देशी भाषाएं जो लोक भाषाएं थीं, जो प्रचलित भाषाएं थीं, जनता में प्रचलित थीं, उन भाषाओं से शक्ति प्राप्त करके ही काव्य आगे बढ़ सका। अर्थात जब देश भाषा का प्रयोग काव्य में किया गया, लोक भाषा का प्रयोग किया गया, तभी काव्य आगे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी अटल समझना चाहिए, और यही नियम काव्य के स्वरूप के लिए भी लागू होता है। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंधकर निश्चेष्ट और संकुचित होगा, तब तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंधकर, ये बंधी बंधाई परंपरा में बंधकर चलता रहेगा, निश्चेष्ट और संकुचित हो जाएगा, जब तक कि उसमें लोक की भागीदारी नहीं होगी। जो लोगों में प्रचलित या सामान्य जनता के बीच जो प्रचलित काव्य की स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा है, जब तक ये साहित्य में सम्मिलित नहीं होगी, तब तक साहित्य जनता से नहीं जुड़ पाएगा और जीवन तत्व उसे प्राप्त नहीं होगा, सजीव नहीं प्रतीत होगा। लोगों से जुड़कर जीवन तत्व ग्रहण करके ही साहित्य आगे बढ़ पाएगा। ये भावधारा अपने साथ हमारे चिर परिचित पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जंगल मैदानों आदि को भी समेटे चलती है। जो लोगों के प्रचलित गीत होते हैं, महिलाओं में जो प्रचलित गीत होते हैं, उनमें हमारे जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जंगल मैदान सभी का जिक्र रहता है। अर्थात ये भावधारा सभी को समेट कर चलती है। देश के स्वरूप के साथ ये संबद्ध चलती है। देश का जो स्वरूप होता है उसका वर्णन कहीं ना कहीं इन गीतों में अवश्य होता है। एक गीत में कोई ग्राम वधु अपने वियोग काल की दीर्घता की व्यंजना अपने चिर परिचित प्रकृति व्यापार द्वारा इस भोले ढंग से करती है। तो इन प्रकृति, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का भी जिक्र इस काव्य में आ जाता है, इस भावधारा में आ जाता है। तो इसीलिए इस भावधारा का जो परंपरागत काव्य, जो काव्य रचना पंडितों द्वारा होती है, शिष्ट जनों का जो काव्य होता है, उसमें भी इस भावधारा का होना आवश्यक है, अन्यथा वो काव्य निष्प्राण कहलाएगा। जो नीम का प्यारा पौधा, एक जो ग्राम वधु है वो अपने वियोग काल का वर्णन इसके माध्यम से करती है। जो नीम का प्यारा पौधा प्रिय अपने हाथ से द्वार पर लगा गया, वह बड़ा होकर फूला और उसके फूल झड़ भी गए पर प्रिय न आया। यहाँ पर जो वियोग काल है वो इतना लंबा है, उसी की व्यंजना यहाँ पर उस पेड़ के माध्यम से, पौधे के माध्यम से की गई है। इस भावधारा की व्यंजन प्रणालियां वे ही होती हैं जिन पर जनता का हृदय इस जीवन में अपने भाव स्वभावतः ढालता आता है। इस भावधारा की व्यंजन प्रणालियां वे ही होती हैं जिन पर जनता का हृदय जीवन में अपने भाव स्वभावतः ढालता आया है। वे ही प्रणालियां होती हैं जिन पर जनता का हृदय जो अपने अंदर के भाव हैं उनकी स्वाभाविक व्यंजना करता चला आया है, अर्थात उन पर ढालता चला आया है। हमारी भाव प्रवर्तनी शक्ति का असली भंडार इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर निहित समझना चाहिए। ये जो नेचुरल बातें हैं, जो स्वाभाविक हैं, जो हमारी भाव प्रवर्तनी शक्ति है, उसका असली भंडार, जो भावों की हमारी शक्ति है, इसको इस प्रकार देखते हैं। काव्य रचना के लिए जो आंतरिक भाव चाहिए उसका प्रेरणा स्रोत यही है। यहीं से एक कवि को भाव मिलते हैं, यहीं से काव्य रचना की प्रेरणा मिलती है, और जो यही भाव होते हैं यही काव्य में फूटते हैं, यही भाव काव्य का अवलंबन है। जब पंडितों की काव्यधारा इस स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न पड़कर रूढ़ हो जाती है, तब वह कृत्रिम होने लगती है, और जब इन स्वाभाविक भावों का वर्णन कवि करता है, तभी वह जो
कविता है, जो काव्य है, वो स्वाभाविक लग पाता है, अन्यथा इनसे दूर होकर वह कृत्रिम जान पड़ता है। वो उसमें पंक्तियाँ लिखी तो होती हैं, काव्य वह होता तो है, लेकिन उसमें जान नहीं होती। उसको पढ़कर कोई अपने हृदय का भाव साम्य उससे नहीं कर पाता है। स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न अर्थात अलग होकर जब रूढ़ हो जाता है साहित्य, तब वह कृत्रिम होने लगता है अर्थात बनावटी लगने लगता है और उसकी शक्ति भी क्षीण होने लगती है। और जब बनावटी होगा तो स्वाभाविक है कि उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में इसी भावधारा की ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में जो ये भावधारा है, जो आम जनों की भावधारा है, जनता की भावधारा है, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि कैसे कैसे भाव किस किस परिस्थिति में जागृत होते हैं, उनको महसूस करने की आवश्यकता होती है, तभी प्राकृतिक कविता फूटती है। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय है उस स्वाभाविक भावधारा के ढलाव की नाना अंतर्भूतियों को परख कर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करना। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय यहाँ पर आचार्य शुक्ल बताते हैं कि जो स्वाभाविक भावधारा है उसकी वो किस प्रकार निकल रही है, क्या महसूस किया गया है कि उस पर इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार की वाक्य फूट रहे हैं, निकल रहे हैं, वो कौन सी अंतर भूमियां हैं, कौन सी अंतर्वृत्तियां हैं जिन पर इस प्रकार के भाव पल्लवित हो रहे हैं। उसको परख कर शिष्ट काव्य में उन्हीं भावों का, उन्हीं स्थितियों का पुनर्विधान करना चाहिए, तभी वह इनसे साम्य लेकर स्वाभाविक या प्राकृतिक जान पड़ेगा। यह पुनर्विधान सामंजस्य के रूप में हो, अंध प्रतिक्रिया रूप में नहीं, जो विपरीतता की हद तक जा पहुंचती है। ये पुनर्विधान अब किस प्रकार का होना चाहिए? ये सामंजस्य के रूप में होना चाहिए, अंध प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। ये अंतर्विधान जो परंपरागत काव्य है उसमें सामंजस्य के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि जो अंध प्रतिक्रिया के रूप में हो कि पुरानी काव्यधारा को छोड़ दिया जाए, परंपरागत काव्य को छोड़ दिया जाए और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इस प्रकार का काव्य लाया जाए। उसके विपरीतता की हद तक जा पहुंचती है। ये विपरीतता की हद नहीं कायम करनी है, उसके विपरीत नहीं जाना है, वरन जो परंपरागत काव्य चला आ रहा है उसमें इसका सामंजस्य करके पुनर्विधान करना है। इस प्रकार के परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता, ट्रू रोमांटिसिज्म कहना चाहिए। इस प्रकार के परिवर्तन, जो इस प्रकार का परिवर्तन हो कि जिसमें जो पुरानी परंपरागत काव्यधारा चली आ रही है उसमें जो जनता की स्वाभाविक वृत्तियां हैं, अंतर्वृत्तियां हैं, उनके भाव हैं, उनका सामंजस्य करके काव्य रचना की जाए। इसी प्रकार के परिवर्तन को सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता, ट्रू रोमांटिसिज्म कहना चाहिए। यही ट्रू रोमांटिसिज्म है, प्राकृतिक या नैसर्गिक स्वच्छंदता है, क्योंकि वह मूल प्राकृतिक आधार पर होता है, क्योंकि उसका मूल प्राकृतिक आधार पर होता है। जो इसका मूल है, जो इसकी जड़ है, वो प्राकृतिक आधार पर होती है। जो नेचुरल भाव होते हैं, प्राकृतिक भाव होते हैं, जो स्वाभाविकता किसी भी परिस्थिति में प्रकट होते हैं, जब आप उनका सामंजस्य करेंगे, जब ये आधार काव्य को मिलेगा, तो वही सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता होगी। इंग्लैंड के जिस स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का इधर हिंदी में भी बराबर नाम लिया जाने लगा है, उसके प्रारंभिक उत्थान के भीतर परिवर्तन के मूल प्राकृतिक आधार का स्पष्ट आभास रहा। इंग्लैंड में जो रोमांटिसिज्म चल रहा है, स्वच्छंदतावाद चल रहा है, जो हिंदी काव्य में भी सुनाई देने लगा है, उसके प्रारंभिक उत्थान के भीतर जो परिवर्तन का मूल प्राकृतिक आधार, उसके प्रारंभिक उत्थान के भीतर परिवर्तन के मूल प्राकृतिक आधार का स्पष्ट आभास रहा कि उसके जो परिवर्तन के मूल में यही प्राकृतिक आधार रहा है, इसका स्पष्ट आभास मिला। पीछे के कवियों की व्यक्तिगत, विद्यागत और बुद्धिगत प्रवृत्तियों और विशेषताओं के, जैसे रहस्यात्मक दार्शनिकता, स्वातंत्र्य भावना, कलाकार आदि के अधिक प्रदर्शन से वह कुछ ढंक सा गया।
जब ये इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ था, स्वच्छंदतावाद स्टार्ट हुआ था, तो वह इसी प्राकृतिक भावधारा को ही लेकर चला था। इसका मूल यही प्राकृतिक भावधारा थी, परंतु आगे चलकर लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जो विद्यागत और बुद्धिगत प्रवृत्तियां थीं उनका इस पर आरोप कर दिया। तो उसमें रहस्यात्मक दार्शनिकता, स्वतंत्र भावना, कलाकार आदि के अधिक प्रदर्शन से वह कुछ ढक सा गया। वह कुछ अर्थात जो उसका मूल आधार था, जो स्वाभाविक भावधारा थी, वो कुछ ढक सी गई। काव्य को पांडित्य की विदेशी रूढ़ियों से मुक्त और स्वच्छंद काउपर ने किया। काव्य को जो पांडित्य की विदेशी रूढ़ियां जो थीं वहां भी प्रचलित थी, उनसे मुक्त किसने किया? काउपर ने किया। मुक्त और स्वच्छंद किया। पर स्वच्छंद होकर जनता के हृदय में संचरण करने की शक्ति वह कहाँ से प्राप्त करे? अब कविता इन रूढ़ियों से, पांडित्य की रूढ़ियों से स्वच्छंद और मुक्त तो हो गई, पर स्वच्छंद होकर वह जनता के हृदय में संचरण करे तो ये शक्ति वह कहाँ से लाए? यह स्कॉटलैंड के किसानी झोपड़े में रहने वाले कवि बर्न्स ने ही दिखाया था। जो रॉबर्ट बर्न्स थे, उन जो स्कॉटलैंड के किसानी झोपड़े में रहने वाले थे, ऐसा आचार्य शुक्ल लिखते हैं, कवि बर्न्स, उन्होंने ही इसको जनता के हृदय में संचरण करने का मार्ग दिखाया था। उसने अपने देश के परंपरागत प्रचलित गीतों की मार्मिकता परखकर देश भाषा में रचनाएं की। उन्होंने क्या किया? बर्न्स ने उन्होंने जो अपने देश में प्रचलित गीत थे उनकी मार्मिकता को समझा और उसको परख कर देश भाषा में रचनाएं की, जो लोक भाषा थी उसमें रचनाएं की, जिन्होंने वहाँ के सारे जन समाज के हृदय में अपना घर किया। जो जन समाज में प्रचलित भाषा थी उसमें जब साहित्य उन्होंने रचा तो वो जन समाज के हृदय में अपना घर कर गया, क्योंकि वो जनता के बीच की ही भाषा में रचा साहित्य था और उनको अच्छी तरह से समझ आ रहा था। उसमें कोई क्लिष्टता नहीं थी, कोई बनावट नहीं थी, तो वो जनता के हृदय में अपना घर कर गया। वॉल्टर स्कॉट ने देश की अंतर्व्यापिनी भावधारा से शक्ति लेकर साहित्य को अनुप्राणित किया था। वॉल्टर स्कॉट हैं, उन्होंने देश की जो अंतर्व्यापिनी भावधारा, जो प्राकृतिक भावधारा जिसकी बात कर रहे हैं आचार्य शुक्ल, जो जनमानस में प्रचलित गीत होते हैं, उनकी मार्मिकता होती है, जो स्वाभाविक भावनाएं होती हैं जनता की, उनसे शक्ति लेकर फिर से साहित्य को अनुप्राणित किया था। जो शिष्ट साहित्य था उसमें अंतर्व्यापिनी भावधारा जो देश के अंतर में व्याप्त होती है, अर्थात जनता जिस प्रकार के गीतों में आनंद पाती है, जिस प्रकार के गीत जनता में प्रचलित होते हैं, जनता में प्रचलित गीतों में विशेषता यह होती है कि उसमें पूरे जनजीवन का चित्रण होता है। उसमें प्रकृति भी होती है, उसमें सामान्य जनजीवन भी होता है, उसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर चीज को व्यक्त किया जाता है। हर परिस्थिति, हर अवसर पर गाए जाने वाले इस प्रकार के गीत जो हैं वो देश की जो अंतर्व्यापिनी भावधारा है कि देश का स्वरूप किस प्रकार का है, इसको प्रकट करते हैं। अगर इसको शिष्ट साहित्य के भीतर, परंपरागत साहित्य के भीतर शामिल किया जाए, इसके साथ सामंजस्य करके रचना की जाए, तभी वह साहित्य सजीव साहित्य कहलाएगा। वही काम वॉल्टर स्कॉट ने किया। इन्होंने उसी अंतर्व्यापिनी भावधारा से शक्ति लेकर अपने साहित्य को अनुप्राणित किया था। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको हिंदी साहित्य को समझने में इससे कुछ हेल्प मिली हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें और ये पूरी सीरीज़ आप इसी प्रकार देखते रहें।